चलिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो और बीए और एमए का जो सीबीसीएस पैटर्न बना है उसके जो एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी देने का प्रयास करूँगा इसमें जो भी बनने वाले हैं, और इसके साथ साथ जितने भी इसमें किस तरीके से इकोनॉमी में नए करंट के प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो मुख्यतः वीडियो के पर्पज़ हैं वो ये है कि आपको थॉट के साथ साथ करंट अफेयर और इंडियन इकोनॉमी के भी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे, जिससे कि कोई भी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है उसके प्रश्न छूटे नहीं। यदि वो क्विक रिवीजन करना चाहता है तो शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब पर जो कंटेंट मिलेगा वो इससे बेहतर नहीं मिलेगा। मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना, जिससे कि वो भी सफल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कई सारे जो है एक ही तरह के 7 प्रश्नों को लिखा हुआ है। इसमें फिलॉसफी और पॉवर्टी ये पुस्तक है, फिलॉसफी और पॉवर्टी ये पुस्तक है। अब ये किसकी पुस्तक है तो आप ये देखिए, फिलॉसफी और पॉवर्टी प्रोंदो की पुस्तक है और पॉवर्टी और फिलॉसफी ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो दोनों पुस्तकों में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यह पुस्तकें लिखी है। और ये दास कैपिटल सभी लोग जानते हैं, कार्ल मार्क्स की फेमस पुस्तक है। इसको समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। समाजवाद शब्द की जो प्रयोग है वो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया जाता है। कभी कभी ये प्रश्न आता है तो समाजवाद शब्द किसने दिया, तो रॉबर्ट ओवेन ने दिया। अब समाजवाद का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ही समाजवादी प्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया था, इसलिए कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब कभी कभी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स हैं या जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा समाजवादी प्रणाली का समर्थक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। समाजवादी प्रणाली के जो समर्थक हैं रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्ला, प्रोंदो और कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्या बोलते हैं, ये कार्ल मार्क्स हो गया, सेंट साइमन हो गया, रॉबर्ट ओवेन हो गया, लुई ब्ला हो गया, प्रोंदो हो गए और कार्ल मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आप इसमें देखिएगा कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का वो ये है कि आखिर समाजवादी प्रणाली होती क्या है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम किससे किससे मिलके बना है, तो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, इन दोनों को मिला करके बना हुआ है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो दोनों को मिला के बना। अब सबसे पहले आया पूंजीवाद, जिसके समर्थक जो है हमारे एडम स्मिथ रहे और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर इस प्रणाली में बहुत सारी विसंगतियां थीं और इसी विसंगति को तोड़ने का काम जो है समाजवाद कर रहा है। पूंजीवादी प्रणाली में क्या होता था कि उत्पादन के जितने भी जो साधन हैं और उनका जो वितरण है उस पर जो नियंत्रण होता था तो वो जो है पूंजीपति का होता था, यानी कैपिटलिस्ट का होता था। और जो समाजवादी प्रणाली है इसमें उत्पादन के सभी साधन और उनके वितरण का नियंत्रण समाज का होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण अधिकतम करना होता है। तो पूंजीवादी प्रणाली के विरोध में जो है समाजवादी प्रणाली का जन्म होता है और जो है इसको वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने में कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है 1818 ईस्वी में जर्मनी में जन्म लेता है और ये महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, यानी कि जो बहुत बड़ा दार्शनिक है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम लोग हीगल के नाम से जानते हैं, हीगल।
तो हीगल के विचारों से प्रभावित होता है और हीगल के विचारों से प्रभावित हो करके ये जर्मनी में और जो है क्या बोलते हैं फ्रांस में अपने विचारों को फैलाता है, और उसी वजह से वो जो है जर्मनी से फ्रांस से निकाला जाता है, प्रशा की सरकार उसको निकालती है। लेकिन अंततः वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते किसी तरीके से अपने जीवन के अंतिम समय तक जो है वो समाजवादी प्रणाली को इस्टेब्लिश कर देता है। चलिए अब आगे हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब देखते हैं गांधीवादी जो अर्थशास्त्र है, जिसे हम लोग जो है भारत में इसकी जो है अवधारणा देखने को मिलती है। तो गांधीवादी जो अर्थशास्त्र उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है कि गांधीवादी अर्थशास्त्र यानी किस पर आधारित है, तो ट्रस्टीशिप पर, यानी इसको कभी कभी न्यास दर्शन भी लिखा होता है, न्यास दर्शन, ठीक है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। अब ट्रस्टीशिप क्या है, तो गांधी जी ने बताया कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको उतना ही धन का संचय करना चाहिए जिससे कि उनकी यानी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं, और अगर वो धन ज़्यादा हो गया है तो उसको निर्धन और असहाय लोगों में बांटा जाए, जिससे कि यानी कि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके और यानी कि लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। तो धन का संचय यानी कि एक जगह नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। गांधी जी की विभिन्न फेमस पुस्तकें हैं जिसमें आप यंग इंडिया, टॉवर्ड्स ऑफ नॉन वायलेंस, हरिजन, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और इकोनॉमिक्स ऑफ खादी को देखते हैं। गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ठीक है। अब गांधी जी का ऐतिहासिक परिचय और जो है राजनीतिक परिचय आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ इकोनॉमिक जो है जो थॉट है उस पर जो है प्रकाश डालने का काम कर रहा है। गांधी जी ने मशीनों का भी समर्थन किया है और विरोध किया है। पीसीएस में पूछा जाता है कि क्या गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी थे, तो गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी नहीं थे, लेकिन जो आधुनिक मशीनें हैं उनके विरोधी थे। अब आप देखते हैं आगे बहुत महत्वपूर्ण, भारत में जो है वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है किसको, दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश समय में जो है यानी कि ये पहले जो है क्या बोलते हैं कह सकते हैं कि इन्होंने जो है जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, जो है धन का कैसे निष्कासन हो रहा है, बहिर्गमन हो रहा है, उस पर अपना सिद्धांत दिया था। और भारत में कैसे अंग्रेज जो है धन यहाँ से धन ले जा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और उसका जो है इन्होंने थॉट दिया था। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पीसीएस में कई बार पूछा गया है, और जितने भी एग्जाम्स हैं टीजीटी पीजीटी सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। और दादा भाई नौरोजी ने जो है आप देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो है यानी कि सर्वप्रथम अनुमान लगाया था कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। उस समय पर हेड इनकम जो है यानी कि इन्होंने बताया था कि 20 रुपये है, ठीक है। आगे इसको हम लोग और देखेंगे बकाया, फिर इन सब का सेपरेट आपको लेक्चर मिलेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग यानी कि फैक्चुअल चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। तो देखिए ये प्रति व्यक्ति जो आय है ये 67 से 70 के बीच में लगाया गया था और 20 रुपये इसको बताया गया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो है क्या बोलते हैं फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर हैं जो एलिफेंस्टन कॉलेज जो बम्बई का है वहाँ पर ये प्रोफेसर हुए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिफेंस्टन कॉलेज में जो है यानी पहले प्रोफेसर जो है भारतीय कौन थे, तो ये जो है यानी कि वो थे दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन जो है इकोनॉमिस्ट 19वीं यानी कि शताब्दी के जो है ये पहले भारतीय जो है क्या थे, अर्थशास्त्री थे। आगे आप देखेंगे थर्ड टाइम्स यानी थर्ड टाइम मतलब 3 टाइम्स इसको मानिए, तीन बार वो जो है चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे किसके, नेशनल कांग्रेस के। आप जानते हैं ए ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, और दादा भाई नौरोजी 86, 93 और 1906 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है क्या हुए थे, चेयरपर्सन भी अपॉइंट हुए थे। अब आगे आप देखते हैं दादा भाई नौरोजी को पढ़ते हैं तो गोविंद रानाडे को भी महत्वपूर्ण होता है पढ़ने के लिए, और आरसी दत्त को भी महत्वपूर्ण होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है कैसे भारत में गरीबी फैल रही है उसके लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके बारे में अपने थॉट लिखे थे। अब महादेव गोविंद रानाडे को आप देखते हैं पश्चिमी भारत यानी जो हमारा पश्चिम का भारत है उसमें पुनर्जागरण का काम करने का काम किया था इन्होंने, और इसलिए जो है इनको पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन को कहा जाता है, लेकिन ये जो है पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का पिता
पिता इनको कहा जाता है। इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया। और इसके बाद दूसरी पुस्तक है फेमिनिस्ट इंडिया, ठीक है, सॉरी, ये द इकोनॉमिक ऑफ जो है, जो ये पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फेमिनिस्ट ऑफ जो है इंडिया, ये आरसी दत्त की है, रमेश चंद्र दत्त की, ये सॉरी ये जो है यानी कि दादा भाई नौरोजी का नहीं है, ये आरसी दत्त का है, रमेश चंद्र दत्त का है। ये भी महान भारतीय जो है अर्थशास्त्री हैं और इनकी ये पुस्तक कई बार पीसीएस में पूछा गया है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग नज़र रखते हैं, फैक्ट पर, जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप देख रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय आप देख रहे हैं, देश को जो है आज़ाद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस तरीके से गांधी जी नेशनल मूवमेंट चला रहे थे राष्ट्र को आज़ाद कराने में, उसी तरीके से नेहरू जी के भी अपने अलग थॉट्स हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है के समय जो है देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ही योजना का जो है सुप्रीम होता है, ठीक है, यानी कि वही जो है चेयरपर्सन होता है। 5 ईयर प्लान आप देखते हैं 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक यानी कि रन किया। और ये जिस मॉडल पर बना हुआ था वो हेरड और डोमर मॉडल था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक टीजीटी पीजीटी और अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो हेरड और डोमर ये दो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हेरड और प्रोफेसर डोमर, एक इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं और एक अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। विकसित देशों के लिए इन्होंने ये मॉडल दिया था। इसमें वो 3 तरह की ग्रोथ की बात करते हैं। एक है नेचुरल ग्रोथ रेट यानी जीएन, एक है जीडब्ल्यू वारंटेड ग्रोथ रेट और एक है एक्चुअल ग्रोथ रेट। जब ये तीनों ग्रोथ रेट बराबर होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो यानी कि सतत समृद्धि की दर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं। और इसी में एक प्रॉब्लम्स होती है जिसे नाइफ एज प्रॉब्लम्स कहते हैं। अगर कोई भी ग्रोथ रेट यानी एक दूसरे से ज़्यादा या कम हुई तो नाइफ एज प्रॉब्लम्स आ जाती है। चाकूधार की समस्या किस मॉडल में है? हेरड और डोमर मॉडल में। अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से अधिक है तो इन्फ्लेशन होगा, और वारंटेड ग्रोथ रेट यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट से क्या है, अधिक है, तो इसका मतलब है यानी कि डिफ्लेशन होगा, यानी कि मंदी आएगी। अब आगे देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 56 से लेकर के 61 तक चलता है। ये पीसी महालनोबिस यानी जो थे, जिन्हें हम लोग भारत में राष्ट्र आय का जो यानी काम करने का जो श्रेय है, जिसमें वो राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष बनाए गए थे 1948 में। तो राष्ट्रीय आय जो कमेटी गठित किया गया था वो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और इनके ही 4 क्षेत्रीय मॉडल पर जो है महालनोबिस मॉडल बना था। इसमें यानी कि आप और देखेंगे एक और अर्थशास्त्री है इनके साथ काम करने वाले, उनका नाम आपको बताना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत आगे देखिए, इनके जन्म दिवस पर जो है क्या बोलते हैं, 29 जून को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े सांख्यिकी के ज्ञाता थे, इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो है 29 जून को मनाया जाता है। आगे आप देखेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, यानी कि वो जो है उसका पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी थी, जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और एडम स्मिथ ने पहली बार अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से परिभाषित किया था। वैसे तो आप देखते हैं अर्थशास्त्र का उल्लेख जो है कौटिल्य की जो पुस्तक है, जिसे आप लोग जो है अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, यानी उसमें जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और वहाँ से उसका उल्लेख जो है यानी कि मिलता है। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कौटिल्य की है, और अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है, आगे चल के उनके थ्योरेटिकल सेक्शन में हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे अर्थशास्त्री आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मार्शल, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, और इनके ही शिष्य जिनको हम लोग आगे देखते हैं जेएम कीन्स, इनके ही शिष्य हैं। तो ये जो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है वो किसकी है? मार्शल की है। और मार्शल ने जो है
1800 सॉरी यहाँ 82 लिखा है, 1890, ठीक है। तो 1890 में जो है वो पुस्तक प्रकाशित की थी, कौन सी वाली, यानी कि ये वाली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कई बार पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र में पहली परिभाषा एडम स्मिथ की, धन से संबंधित, और दूसरी परिभाषा वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है मार्शल की। आगे चल के मार्शल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बगैर जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ, मार्शल और फिर रॉबिन्सन और फिर जेके मेहता, फिर जो है हिक्स और सैमुअल्सन की डेफिनेशन महत्वपूर्ण होती है। तो आगे देखिए, लिमिटेशन रिलेटेड जो डेफिनेशन है, स्कैरसिटी जो रिलेटेड डेफिनेशन है, ये रॉबिन्सन की है। और रॉबिन्सन महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है, इनका भी यानी कि अर्थशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। फिर वांटलेसनेस रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो जेके मेहता की है, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, एचओडी रहे, और अर्थशास्त्र को यानी कि ये महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के आगे बढ़ाते हैं। फिर जेके मेहता की एक फेमस पुस्तक है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, भूल गया हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे आप, वैल्यू एंड कैपिटल, जे.आर. हिक्स की पुस्तक है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जे.आर. हिक्स ने यानी विकास और समृद्धि से रिलेटेड डेफिनेशंस दी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है, प्रेफरेंस कर्व या इंडिफरेंस कर्व कहें इसको, अनधिमान वक्र या अधिमान वक्र जो है, ये जे.आर. हिक्स का ही। और हिक्स ने, आप देखेंगे आगे, सुपर जो है, जो मल्टीप्लायर है, अति गुणक का कॉन्सेप्ट दिया, और आगे चल करके त्वरक और गुणक की क्रियाओं पर आधारित चल करके आईएस और एलएम मॉडल जो है हिक्स और हैंसन ने दिया था, ठीक है। इसे हम लोग आधुनिक ब्याज का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आगे देखिए आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो शब्द है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो रेगनर फ्रेश के द्वारा किया गया था। यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समूह अर्थशास्त्र का जो, यानी ये जो शब्द है, इसको रेगनर फ्रेश जो है लेकर के आया, इंट्रोड्यूस कराया। और रेगनर फ्रेश पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जॉन टिनवर्जन के साथ अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1969 में, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, बाद में ये फील्ड जुड़ा 1968 में, और 1969 में ये दिया गया। अब ये पीसीएस में पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है, उसके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आप देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है वो जो है, यानी किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो जो है दिया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। 1901 से हालांकि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 6वां क्षेत्र इसमें बाद में जुड़ा, वो जो है इकोनॉमिक्स का है। आगे देखेंगे, हाल ही में हमने आपको यहाँ और मेंशन कर दिया है एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स का, 2024 का जो ईयर है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है, कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमलट्स जो है वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी कि जो ऊंट के बच्चे होते हैं उसके रूप में इसको घोषित किया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला पीसीएस में प्रश्न है, ये करंट अफेयर का है, मैंने इन्वॉल्व किया है। आगे आप देखेंगे कुछ थीम भी मैंने इन्वॉल्व किया है परीक्षा के दृष्टि से, पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स हैं या जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स इस 24 और 25 में होंगे इसमें प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो 22 अप्रैल को हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस 1992 ईस्वी में जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। अब इसका थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इसका है प्लानेट वर्जिस प्लास्टिक, ठीक है। तो जो ग्रह है, और यानी कि वो जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार का हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो पॉल्यूशंस चल रहे हैं, उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसलिए जो है इसकी थीम रखा गया प्लानेट वर्जिस प्लास्टिक। अब आप देखते हैं वाटर डे, जल दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी थीम है शांति के लिए जल, जल है तो कल है, ठीक है। आप देखते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, एक बूंद अधिक उपज, यानी कि अगर आप देखेंगे पूरे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जल ही जल है, ठीक है। लगभग
2/3 भाग हमारा जल से ही घिरा हुआ है, स्थल कम है, लेकिन फिर भी आज जो है आप देख रहे हैं स्वच्छ पेयजल की जो सुविधा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, क्योंकि जब तक पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं होगा तब तक जो है आगे जीवन भी संभव नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट थीम थी। आगे चल कर के और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप देखिए। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इनको भारत में, इंडिया में, और भारत रत्न इनको अभी जस्ट अवार्ड किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बकाया हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो मेरा वीडियो पड़ा है उसमें आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो भारत रत्न अवार्ड जो है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसको भारत रत्न बोलते हैं, ये इनको दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, इनकी अभी डेथ हुई है लगभग 5-6 महीने पहले, आपने देखा होगा। और अभी जो है भारत रत्न पुरस्कारों का जो वितरण किया गया उसमें जो है MS स्वामीनाथन का भी नाम था और इनको भी अवार्ड दिया गया। अब इसके साथ अभी PCS में बनने वाला प्रश्न या TGT PGT में बनने वाला प्रश्न होगा, इसके साथ MS स्वामीनाथन को तो कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट मिला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर को भी ये अवार्ड मिला हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला हुआ है, चौधरी चरण सिंह को मिला हुआ, PV नरसिम्हा राव को भी मिला है। यानी टोटल 2024 में जो है 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। आगे आप देखिए 5 जून को हम लोग यानी कि पूरा विश्व इन्वायरमेंट डे मनाता है। पर्यावरण की समस्या बहुत गंभीर समस्या है और स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन होता है पर्यावरण को लेकर के। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पर्यावरण दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान चलाया है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है वो किस तारीख को प्रारंभ किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 5 जून पर्यावरण दिवस पर। अब ये मोदी जी ने जो डीपली प्रश्न बन सकता है उसमें ये ध्यान में रखना है कि इस पर्यावरण दिवस के दौरान मोदी जी ने कौन सा पेड़ लगाया, तो पीपल का पेड़ लगाया, क्योंकि पीपल का पेड़ अधिक ऑक्सीजन देता है। और ये कहाँ लगाया, तो नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में लगाया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका डीपली थोड़ा प्रश्न बनेगा तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे बजट में कई सारी घोषणाएं किया गया है। तो PM सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका जो अनाउंस किया गया घोषणा, वो डेट आपको याद रखना है। ये कब किया गया, 22 जनवरी 2024 को किया गया। आप सभी लोग जान रहे हैं कि सोलर पैनल यानी कि जो हमारी अक्षय निर्वहनीय ऊर्जा है, जिसको यानी कि हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, उसको जो है और आगे बढ़ाया जाए। और जो यानी कि थर्मल पावर एनर्जी है और जो हाइड्रो एनर्जी है, जो अन्य ऊर्जाएं हैं उसकी अपेक्षा ये सस्ती है और यानी कि ये सभी को यानी कि स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो, इसके लिए यानी कि ये प्रयास चल रहा है। 300 यूनिट की बात किया गया है। आगे आप इस योजना में देखेंगे विस्तार से। आगे आप देखिए PC महालनोबिस कमेटी, अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। फिर अब ये समिति इसलिए मैंने इन्वॉल्व किया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो लेटेस्ट जो कमेटी अभी आई थी महत्वपूर्ण कमेटी की, जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखते हैं धोखाधड़ी हो जाता है, कोई पेपर चोरी कर लेता है, पेपर लीक हो जाता है, तो उस मामले की निगरानी करने के लिए जो है जो कमेटी गठित किया गया वो डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी कमेटी है। यानी कि जो परीक्षाओं में पारदर्शिता, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए, तो वो के राधाकृष्णन कमेटी है। और ये कब यानी कि गठित किया गया, तो 22 जून 2024 को ये गठित किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आगे आप देखिए, अब ये और भी यहाँ से प्रश्न है। मैंने कहा था 50, लेकिन आपको कई सारे प्रश्न मिल गए। फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है किसे कहा जाता है, पीगू को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है यानी कि उसका जनक जो है हम लोग पीगू को कहते हैं, AC पीगू। इनका महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है। आगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स जब चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर ये इनकी फेमस पुस्तक है जो 1920 में पब्लिश हुई थी।
फिर आप देखेंगे भारतीय अर्थशास्त्री वेलफेयर पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न जरूरी होता है क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्री हैं और पहले अर्थशास्त्री हैं जिनको वेलफेयर के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि अर्थ यानी नोबेल पुरस्कार भारतीय में कौन सा पहला भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप देखते हैं गीतांजलि के लिए मिला हुआ था साहित्य के क्षेत्र में जो है किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। आगे आप देखिए जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में अलग से लेक्चर देंगे। ये हमने करंट का प्रश्न इन्वॉल्व किया है कि हाल ही में अभी आप देखिएगा अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने एक मुद्रा रिलीज किया है जिसको हम लोग जिग के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है जिम्बाब्वे की कौन सी है, तो जिग है। कौन सा है, जिग। फिर अभी आप हाल ही में देखेंगे यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट रिलीज किया था 13 मार्च 2024 को, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी जो रिपोर्ट है जो 2023 और यानी कि 23-24 की ये रिपोर्ट है। इसका जो टाइटल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ सॉरी 23 और 23 लिख गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। टाइटल क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन टाइटल से पूछ लिया जाता है। तो टाइटल आप देखिए क्या है रिपोर्ट का, यानी ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, यानी कि ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक मतलब फैली हुई दुनिया में सहयोग की पुनः कल्पना करना है कि जो भी पूरा संसार है, विश्व है, और उस विश्व में यानी कि सभी लोग सहयोग करें जिससे कि इसको जो है यानी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनसे निजात होने से बचाया जा सके। जैसे आप देख रहे हैं अभी लगभग 2 साल हो गया रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके वजह से अब आप समझ सकते हैं कितनी आर्थिक सामाजिक कितनी यानी क्षति हो रही है, ह्यूमन कैपिटल की क्षति हो रही है, बहुत सारे संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रमोट करने में वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो शांति के लिए जो है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, आपने देखा होगा कि शांति की बात किया गया। तो फैली हुई दुनिया में सहयोग की कल्पना किया जाए और सपोर्ट किया जाए जो गरीब राष्ट्र हैं उनको, और जो विकसित हो गए हैं वो अपनी आय का यानी कि इनकम का क्या बोलते हैं गरीब राष्ट्रों को भी सहयोग करें जिससे वो भी आगे बढ़ सके। अब आप आगे देखेंगे इस जो रिपोर्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला वो ये है कि आउट ऑफ 193 जो कंट्रीज़ हैं इस रिपोर्ट में सम्मिलित हुए हैं, कितने 193, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है, तो इंडिया का पोजीशन 134 है और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर कौन है, स्विट्जरलैंड है और नॉर्वे है। ठीक है, तो आपको देखना है कि भारत का रैंक क्या है, ये 134 है। डायरेक्ट पीसीएस में प्रश्न पूछा जाएगा। थीम क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा। रिपोर्ट कब रिलीज हुई है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैंने कवर कराने का प्रयास किया है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें जिससे कि सभी लोगों को सही ज्ञान और जो है यानी कि सही चीज़ प्राप्त हो सके, जिससे परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो सके। मैं डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर UNPG कॉलेज कुशीनगर। ओके, थैंक